आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय सेक्शन दैट इज इंडियन इकोनॉमी। आई होप सो दैट कि आपने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग इसलिए लगा होगा बिकॉज ये एक लेवल का क्वेश्चन था, यूपीएससी के लेवल का। एंड ऑलवेज सी कि अगर आपका आंसर गलत है तो क्यों गलत है और क्या लॉजिक हमें कैच करना चाहिए क्वेश्चन पेपर करने में, राइट। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा, जब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के पास क्वेश्चन पेपर सामने होगा। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग चेक करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विथ रेफरेंस टू द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब एक छोटा सा एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जब भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि कहीं ना कहीं उसके जो डेटा होते हैं ना लगभग सही होते हैं। स्कीम्स में कभी भी यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो कभी भी गलत डेटा नहीं डालता। अगर वो डेटा डालता भी है गलत तो नॉर्मल तरीके से वो पकड़ में आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन। नाउ व्हाट इज द बेसिक थिंग बिहाइंड लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब ही होता है कमाने खाने के लिए। अब चलो हम लोग ऑप्शंस पे जाते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ रिस्ट्रक्चर्ड वर्जन। सी स्वर्ण जयंती स्वराज ग्राम स्वरोजगार योजना जो था वो भी लाइवलीहुड से था। नाउ अभी आपको इतना पता होगा कि जो सफल हो रहे गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज का नाम चेंज कर रही है। तो ये जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना था इट वॉज मर्ज्ड विद दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में इसको मर्ज कर दिया गया। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट है। अब दूसरा लाइवलीहुड मिशन, सी छोटे से पॉइंट से आपको आंसर मिल जाएगा। लाइवलीहुड मिशन है द मिशन एम्स एट क्रिएटिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म टू रूरल पुअर, एग्जैक्टली राइट, टू इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम। सी लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, खाने पीने के लिए हमारे पास जो इनकम होनी चाहिए वो आनी चाहिए। अगर हम गांव में रहते हैं तो गांव में इनकम के सोर्सेज बहुत कम पाए जाते हैं और गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपको एक ऐसा सोर्स प्रोवाइड करेंगे सो दैट उस सोर्स का यूज करके यू कैन जनरेट योर ओन इनकम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 1 भी सही है एंड 2 भी सही है। देन आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2। आंसर इज सी। जिसका जिसका राइट आया है एंजॉय, जिसका गलत आया है डोंट वरी, अगली बार आपका भी सही होगा। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, आसानी से जाइए, आपको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच among the following most appropriately describes subprime lending? Most appropriately describes subprime lending. See, स्टार्टिंग में 2009 की हम बात करते, 2009 में 8-9 में अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आया था। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सब प्राइम लेंडिंग। नाउ बैंक के पास 2 टाइप के कस्टमर होते हैं। कस्टमर्स जो होते हैं बैंक के कस्टमर वो 2 होते हैं, एक प्राइम कस्टमर होते हैं और एक सब प्राइम कस्टमर्स होते हैं। तो प्राइम कस्टमर्स वो होते हैं जो उनके रेप्यूटेड कस्टमर्स होते हैं और सब प्राइम कस्टमर्स कौन से होते हैं, जो जिनका रेपुटेशन थोड़ा सा खराब होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने लोन लिया बैंक से एंड यू फेल टू रीपे द लोन, तो आपका नाम खराब हो गया। सपोज एक आदमी ए है, उसने लोन लिया, उसने पे कर दिया, तो उसका रेपो अच्छा है। तो जो लोन लेता है, पे करता है, सही टाइम पे सब कुछ दे देता है, उसको हम प्राइम कस्टमर्स कहते हैं। बैंक जो है उनको रिस्पेक्ट करता है, उनको आसानी से लोन दे देता है। लेकिन जिनका रेपो खराब होता है, जिनकी क्रेडिट खराब हो जाती है, क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है, रेटिंग खराब होने के पीछे रीज़न क्या है कि आपने सही समय पर जो लोन लिया था उसको चुकाया नहीं। तो ऐसे लोगों को, यानी कि बैंक ऐसे लोगों को जब लोन देना शुरू कर देगी तो नेचुरल सी बात है बैंक का इंटेंशन कुछ गलत होगा। आपसे मैं पूछूं कि क्या आप ऐसे आदमी को लोन देंगे जो ऑलरेडी एक बार आपका पैसा लेकर डुबा चुका है? ऐसे को तो नहीं देंगे ना। तो एक रिस्क फैक्टर होता है। तो जो सब प्राइम लेंडिंग था वो इसी से रिलेटेड था। नाउ देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो पहला लेंडिंग अगेंस्ट द टेंजिबल सिक्योरिटीज, नहीं, यहाँ कस्टमर की बात है, सिक्योरिटीज नहीं है, ये गलत। लेंडिंग टू शैडो बैंक, शैडो बैंकिंग क्या होता है, जो बैंक नहीं है लेकिन उसकी तरीके से काम कर, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स वगैरह होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, वो शैडो बैंकिंग टाइप में, उसको भी कन्वर्ट कर दो।
मार्केट सिक्योरिटीज की बात ही नहीं है, यहाँ कस्टमर की बात आ रही है। लेंडिंग टू बोरोवर्स विथ ए पुअर क्रेडिट हिस्ट्री, कॉमन सेंस। कितना आसान है क्वेश्चन कि हमने खाली इस वर्ड को पकड़ा कि क्या होता है सब प्राइम लेंडिंग। देखो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना, उसके छोटे से छोटे पार्ट में ही सारा कुछ आंसर हो जाता है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपका ये मेरे ख्याल से ये आंसर क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर है डी, राइट। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फॉरेक्स स्वैप ऑक्शन? सी अगेन मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूं, दिमाग एकदम नहीं लगाना है, बहुत आसान है। ये एक वर्ड है स्वैप। स्वैप का मतलब अगर आपको पता है, एवरीथिंग इज इजी। नाउ क्या होता है स्वैप का मतलब, वो देखिए आप। आपने देखा होगा ये आपका एटीएम कार्ड है, राइट। आप उसको स्वैप करते हैं, इसका मतलब है एटीएम कार्ड के बदले वो आपका पैसा काट लेता है। तो स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना। आपने बोला कि सर ये मेरा गोल्ड ले लो, मुझे पैसा दे दो, तो हमने स्वैप किया, हमने स्वैप किया। आपका गोल्ड मेरे पास आया और पैसा आपके पास गया। अब सेम अप्लाई करते हैं हम। व्हाट इज द प्राइमरी एम? प्राइमरी एम ऑफ फॉरेक्स स्वैप ऑक्शन कंडक्टेड बाय आरबीआई, राइट। अब आरबीआई ऑक्शन कंडक्ट कर रहा है, आरबीआई ऑक्शन कंडक्ट कर रहा है, और किस में कर रहा है? फॉरेन एक्सचेंज में। वो कह रहा है कि सपोज दिस इज आरबीआई, वो कहता है लोगों को कि फॉरेन करेंसी ले लो, फॉरेन करेंसी मुझसे ले लो, यानी कि फॉरेन करेंसी वो बेच रहा है, फॉरेन करेंसी वो बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? सो दैट कि उसके पास पैसा आए और वो मार्केट में पैसा डाल सके। ऐसा काम हम तब करते हैं, हम अपने घर को कब बेचते हैं, अपने सोने को कब बेचते हैं? जब हमें पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि बिना पैसे के हमारा काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली सेम अप्लाइज टू द मार्केट। अगर मार्केट की बात है तो मार्केट भी बिना पैसे के कभी नहीं चलेगा, और मार्केट में पैसा डालने का काम है आरबीआई का। अब या तो आरबीआई नया नोट छापकर मार्केट में पैसा डाले, या फिर आरबीआई कहीं से अरेंजमेंट करके पैसा डाले। तो एक तरीका क्या है कि वो फॉरेन एक्सचेंज करता है, करेंसी अपने फॉरेन जो उसके पास होल्डिंग है, डॉलर है, रियाल है, युआन है, येन है, पाउंड स्टर्लिंग है, इन सबको वो बेचता है, मार्केट में पैसा लाता है और मार्केट को चलने के लिए स्टार्ट कर देता है। तो लेट्स सी क्या होता है। टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट, कितना आसान है। डायरेक्ट आंसर इज ए, सिंपल। क्यों? आरबीआई ने फॉरेन करेंसी बेचा, डॉलर चला गया और रुपया आ गया। रुपये को आरबीआई ने क्या कर दिया? मार्केट में डाल दिया। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट अब स्मूथ फंक्शनिंग कर रही है। जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती है, बिना पैसे के कभी भी मार्केट नहीं चलता है, और पैसे का काम किसका है? आरबीआई का। ठीक है। नाउ 9th का आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। ना क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? Consider the following statement regarding Ponzi scheme. What is Ponzi scheme? अगेन देखो कितना आसान है, छोटे से वर्ड्स को पकड़ो। ये सब यूजलेस वर्ड्स हैं, खाली टाइम वेस्ट करने के लिए रखा जाता है, सो दैट आपको ऐसा लगे कि बहुत भारी क्वेश्चन है। पोंजाई एक आदमी का नाम था। अज्यूम दैट मेरा नाम पोंजाई है, राइट। मैं आप लोगों को एक ऑफर दे रहा हूँ कि आप मुझे 10 रुपया दो, दूसरे दिन द वेरी नेक्स्ट डे मैं आपको 100 रुपया दूंगा। ल्यूक्रेटिव ऑफर है, हर आदमी मेरे झांसे में आ जाएगा। अगर आप मुझे 10 दोगे, 100, 10 के बदले 100 में तो कोई भी इंटरेस्ट दिखाएगा। अब मैंने क्या किया कि एक आदमी आया, बोला लो सर 100 रुपया, मैंने 10 रुपया। जब उसने मुझे 10 दिया तो दूसरे दिन मैंने उसे 100 दे दिया। अब वो आदमी जिसको 10 के बदले 100 मिला, वो मार्केट में इस चीज़ को फैला दिया कि राज सर है, राज सर जो है वो 10 का 100 दे रहे हैं और दूसरे दिन ही दे देते हैं। अब दूसरे दिन मेरे पास बहुत बड़ी लाइन लग गई, कोई 1 लाख रुपया लेकर आया है, कोई 2 लाख लाया है। मैंने सबका पैसा रखा, रात को गुल हो गया और सवेरे कोई मिलूंगा ही नहीं मैं।
तो जो ऐसे ऑफर्स होते हैं चीटिंग करने के लिए उनको पोंजाई स्कीम कहते हैं। और पोंजाई एक आदमी का नाम था जिसने ये फ्रॉड अमेरिका में किया था, तब से ये फ्रॉड स्टार्ट हो गया है। इस फ्रॉड में क्या होता है कि एक आदमी आपको बहुत अच्छा ऑफर देता है, ल्यूक्रेटिव ऑफर देता है, वो कहता है कि आपका पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाएगा। हर आदमी झांसे में आ जाता है। और ऐसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना के टाइम में एक पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर कोई कहे कि 1 लाख दो, कल सवेरे 2 लाख ले लो, तो नेचुरल है आदमी झांसे में पड़ेगा। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अप्लाई करते हैं। इट इज ए स्कीम विच जनरेट्स रिटर्न फॉर अर्ली इन्वेस्टर बाय एक्वायरिंग न्यू इन्वेस्टर। बिल्कुल सही। मेरा एग्जाम्पल याद करो, मैंने एक आदमी को 10 के 100 दिया, उसने दूसरे इन्वेस्टर को लाया, अब वो सब लोग मेरे पास इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। तो इसका मतलब तो एक तो सही है। पोंजाई स्कीम, एक बात बताओ, अगर मैं चीटिंग कर रहा हूं तो चीटिंग क्या अलाउड होगा? क्या चीटिंग लीगल होगा? कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अब मैं 1 लाख रुपया लेके भाग गया और ऐसे स्कीम बार बार चलते रहेंगे तो हर गरीब आदमी, हर आदमी को प्रॉब्लम लगातार आती रहेगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। तो आंसर इज ए। कितने लोगों का सही है वो आप चेक करिए। एंजॉय। और बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो गलत होता रहता है, लेकिन गलत होने के पीछे रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से कुछ गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेजेस ऑफ फुल्ली कन्वर्टिबल रूपी? फुल्ली कन्वर्टिबल रूपी। अब फुल्ली कन्वर्टिबल रूपी का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने आपको कहा कि आप अमेरिका का डॉलर लेकर आओ और अगर $1 का 100 रुपया है तो मैं पूरा आपको 100 रुपया दे दूंगा, आपको कोई भी 10% 5% नहीं काटूंगा। यानी कि आप कोई भी फॉरेन करेंसी लाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए लाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो उसको 100% वैल्यू में उसको रिटर्न करूंगा। अगर मैं कहता हूं कि फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि अगर आप डॉलर लाएंगे और $1 की वैल्यू 100 रुपया है तो मैं आपको बोलूँगा आई विल गिव यू 50 रुपीज़ इन कैश एंड 50 रुपीज़ का आपको कुछ और लेना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम होता है उसके हिसाब से। नाउ अगर फुल्ली कन्वर्टिबल है तो 100% कैश मिल जाएगा। सी, तब उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर फुल्ली कन्वर्टिबल है तो इट विल इंक्रीज लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। नेचुरल सी बात है। डॉलर आया इंडिया में, $1 का 100 रुपया हो गया। अब सोचो, एक अमेरिकन है यूएसए से आया, $1 लाया, उसको $1 का 100 रुपया मिला, तो वो 100 रुपया क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, क्योंकि अमेरिका में उसकी वैल्यू $1 है और इंडिया में उसकी वैल्यू 100 रुपया, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इट विल इंक्रीज लिक्विडिटी। एब्सोल्युटली राइट। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ऑनशोर रूपी मार्केट। अभी ऑनशोर रूपी मार्केट क्या होता है? तो देखो, एक होता है ना वो बीवी वाला कॉन्सेप्ट, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली। तो जो अपनी बीवी है वो घर वाली है तो घर वाली को ऑनशोर कहेंगे, बाहर वाली को ऑफशोर। घर वाली को ऑनशोर, बाहर वाली को ऑफशोर। तो इंडिया अपना घर है, अगर घर के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो फुली कन्वर्टिबल है, राइट। जैसे आप अपनी वाइफ को कहीं भी लेके जाओ, फुल एंजॉय, कोई टेंशन नहीं, बिंदास लेके जाओ। लेकिन आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाओ एंड यू आर मैरिड, दिक्कत है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। कोई देख लिया तो प्रॉब्लम होगी, नहीं देखा तब तो फुली कन्वर्टिबल है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, समाज में हमें प्रॉब्लम आती है। ऐसी जब फॉरेनर आएगा तो हम फॉरेनर को कहेंगे नहीं भाई, यू आर नॉट अलाउड टू कन्वर्ट द फॉरेन करेंसी फुल्ली इन इंडियन रूपी, आपको रेशियो के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन जब इंडियन के पास डॉलर है और वो कन्वर्ट करना चाहता है तो उसको 100% कन्वर्टिबल है। तो नंबर 2 इज ऑल्सो राइट, 1 इज ऑल्सो राइट। नाउ अब बात आती है कि ये जो कन्वर्जन है, $1 का 100 मिलेगा, इसको रेगुलेट कौन करता है? तो यहाँ पर एक वर्ड दिया है। देखो आज आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। जब भी यूपीएससी का कोई क्वेश्चन हो और वहाँ पर ऑल, कंप्लीट, नन, जब ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जो एक्सट्रीम होते हैं तो 99.9% टाइम वो गलत होते हैं। सेकेंड थिंग, कंप्लीट डिटर्मिनेशन बाय आरबीआई नहीं। अगर कोई चीज़ एक्सचेंज की जा रही है तो इसमें शेयर मार्केट का भी रोल होगा, यानी कि सेबी भी होगा, यानी कि 100% आरबीआई तो कंक्लूड नहीं करता है। तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। अब देखो कैसे करते हैं।
ऑप्शन 3 इधर भी है, ऑप्शन 3 यहाँ भी है, 1 एंड 2 सही है, 1 2 सही है, एंड 4 इजी एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है कि अगर आप डॉलर को कन्वर्टिबल कर ले रहे हो उसका मतलब क्या है कि आप आसानी से फॉरेन कैपिटल को कर सकते हो, राइट? तो ये भी सही है। नाउ आंसर इज बी, 1 2 एंड 4 ओनली। किसका किसका राइट आया है? नेक्स्ट इज 47. नेक्स्ट नंबर इज 47. तो व्हाट इज 47? Which of the following factors affect the size of national income? एकदम इजी, नेशनल इनकम को हटा दो, आसानी से समझो। आप एक आदमी है ए, यू आर ए एंड दिस इज योर इनकम इज 100 रुपीज, दिस इज योर इनकम। नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम, अगर आपको अपना इनकम इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? चोरी कर सकते हैं, किडनी बेच सकते हैं, खून बेच सकते हैं, काम कर सकते हैं, सबसे इनकम इंक्रीज होगी। जुआ खेल सकते हैं, इंक्रीज होगी। टेक्निकल अगर हमको नॉलेज आता तो इंक्रीज हो जाएगी, होगी। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो इंक्रीज होगी, ओवर टाइम जॉब करेंगे तो इंक्रीज होगी। जिससे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वो आपका फैक्टर होगा जिसकी वजह से आप अमीर बन सकते हैं। ज़्यादा काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम करेंगे। अगर आप अपने लिए इतने वेरियस सोर्सेज से इंक्रीज कर रहे हैं इनकम, सेम अप्लाइज टू नेशन, देश का। अब देश का इनकम कैसे इंक्रीज होगा? अज्यूम करो कि इंडिया की इनकम को बढ़ाना है, ठीक है। अब इंडिया की इनकम कैसे बढ़ेगी? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या टेक्नोलॉजी को डेवलप कर देंगे तो इंडिया की इनकम बढ़ेगी? तो ये सिंपल आंसर विल बी यस सर। अगर टेक्नोलॉजी होगी तो एडवांसमेंट आएगा तो सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिकली इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो 1 इज राइट। अब देखो 1 कहाँ पर है? 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं तो सी को कट कर दो। सेकेंड, कैपिटल। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है तो पैसे से भी तो इनकम बढ़ेगी, तो 2 भी सही है, तो कैपिटल भी सही है। नाउ 2 कहाँ? यहाँ 2 नहीं है, इसको भी कट कर दो। अब 2 है, आंसर बी और डी में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डेमोग्राफिक कंपोजिशन, बिल्कुल सही। अगर मुंबई की बात करें और हम पाकिस्तान की बात करें, या इंडिया की बात करें और वर्ल्ड की बात करें, तो इंडिया के अंदर यंगर पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। मोर देन 52% यंगेस्ट पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। अगर वर्ल्ड में 100 यंग है तो 52 सिर्फ इंडिया में है। तो यंग लोगों का आउटपुट ज़्यादा होगा या ओल्ड या बच्चों का? यंग का। तो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन भी हमारी अच्छी है। तो 1 2 एंड 3 दोनों सही है। अब ऑप्शन में दोनों में 1 2 3। अब चलो 4 पे चेक करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट है, अज्यूम दैट कि मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, 4-5 लोगों के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी है, एक आदमी भी अपना सपोर्ट हटा लेता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। अगर गवर्नमेंट गिर जाती है तो जो भी डेवलपमेंट का प्लान है वो गड़बड़ हो जाता है। यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, यानी कि सब कुछ जरूरी है। तो आंसर विल बी डी। सिंपल अपने दिमाग लगाओ, आपका अपना इनकम जैसे बढ़ेगा जितने सोर्सेज से, उसको अप्लाई करो देश का, बिना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कैसे होगा ना। अगर मोदी जी की हम बात करते हैं तो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से फुल्ली फॉर्म्ड गवर्नमेंट है, कोई कोलिशन नहीं है, इनकी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट है, इनकी उतनी सीट है। अगर उतनी सीट है तो इनको कोई हटा नहीं सकता, तो इनका जो डिसीजन होगा माना जाएगा, क्योंकि कोई इनको धमकी देगा कि मैं अपना सपोर्ट हटा ले रहा हूँ, ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि इनकी अपनी अकेले की गवर्नमेंट है। राइट, आंसर जो है इसका है डी। नाउ नेक्स्ट इट 48। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय आरबीआई? आरबीआई और आरबीआई का फंक्शन का बात करता है कि आरबीआई कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। एक होता है फादर एंड सन, पिताजी का और बेटे का। एक होता है आरबीआई का और बैंक का। तो जो रिलेशन बाप का और बेटे का होता है वही रिलेशन आरबीआई का और बैंक का होता है।
जैसे अगर बेटे को पैसे की जरूरत पड़ती तो बाप के पास जाता है, वैसे ही बैंक को जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई के पास जाएगा। आप अपना पैसा पिताजी के पास जमा करते हो तो बैंक अपना पैसा किसके पास जमा करता है? आरबीआई के पास जमा करता है, राइट। एक और फर्क है कि बैंक जो होता है वो आम आदमी का अकाउंट ओपन करता है, यानी कि सपोज आप और हम है, यू एंड मी, इफ वी वांट टू ओपन एन अकाउंट वी नीड टू कंसीडर दैट वी हैव टू विजिट अ पर्टिकुलर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फॉर एग्जांपल। आप एसबीआई में जाके बोलेंगे भाई मेरा अकाउंट खोल दो, दे विल ओपन अकाउंट। लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट कोई कॉमनर नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है, तो गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ खुलेगा? आरबीआई के पास। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई के पास आम आदमी अपना अकाउंट खोल नहीं सकता। तो एक एक फंक्शन को हम चेक करते हैं, बस दिमाग में रखना है पिताजी का और बेटे का रिलेशन। देखो क्या बोलता है, प्रोडक्शन ऑफ डिपॉजिटर, सिंपल सी बात है, बच्चे के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है? बाप की। तो जो डिपॉजिटर है, एक बैंक है, उस बैंक में आपने पैसा जमा किया और उस बैंक को कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई। तो सिंपल सी बात है, अगर वो बैंक भागता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आरबीआई की। ऑप्शन 1 इज राइट, राइट। अब दूसरा क्या है? मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, एकदम कॉमन सेंस। एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, पैसे से संबंधित कोई भी चीज हो तो उसको कौन चेक करेगा? आरबीआई। परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं कोई आम आदमी नहीं होते हैं। आम आदमी का अकाउंट तो बैंक में खुल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट आपकी तरह लाइन लगाएंगे कि गवर्नमेंट लाइन लगाएगी भाई मुझे 5,000 करोड़ रुपए जमा करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की बातें बड़ी होती है। आप कितना रुपया जमा करोगे? 1.5 रुपया, 2 रुपया, समोसा खाने के लिए 15 रुपया निकालोगे। अब गवर्नमेंट 10 रुपया 15 रुपया थोड़ी निकालेगी। कोई लड़की निकालने जाएगी तो 100 रुपया निकालेगी लिपस्टिक लेने के लिए। अब गवर्नमेंट 100 रुपया निकालेगी क्या? गवर्नमेंट जब बात करती है तो कहती है 5,000 करोड़ दान दे दिया, 400 करोड़ दान दे दिया। अब इतना बड़ा बड़ा अमाउंट नॉर्मल बैंक के पास तो नहीं होता। इसका मतलब है कि आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, यानी कि थर्ड इज ऑल्सो राइट। तो ऑल आर राइट, 1 2 3, आंसर इज डी। कितने लोगों का राइट है? चेक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। Which of the following correctly describes the concept of inflationary gap? Inflationary gap, गैप की बात कर रहा है। जैसे 2 उंगली है, दोनों में गैप है, इसका मतलब गैप है तो 2 होना चाहिए। इसके बीच में गैप कहाँ होगा? एक उंगली के बीच में गैप नहीं होगा, तो कम से कम गैप के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए। चलो देखते हैं 2 फैक्टर कहाँ कहाँ है। डिफरेंस बिटवीन करंट लेवल ऑफ लेवल, यहाँ पे भी 2 फैक्टर है, रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम, 2 फैक्टर। डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड पोटेंशियल, यहाँ भी 2 फैक्टर है, कॉन्फ्यूजन हो रहा है। रिडक्शन इन्फ्लेशन कॉस्ट टू लो कंजम्पशन, ये देखो यहाँ पर एक ही फैक्टर है तो सी को काट दो। 2 फैक्टर होने चाहिए। गैप, ये उंगली का गैप कम है, अब ज्यादा हो रहा है, देखो अब कम हो रहा है, तो गैप के लिए हमें 2 फैक्टर होने चाहिए ना, यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज डिजायर्ड इन द इकोनॉमी। देखो अगेन यहाँ पे भी कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा। एक छोटा सा वर्ड गैप, ये छोटा सा वर्ड आपका आंसर निकाल देगा, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ना। अब देखते हैं कि इन दोनों में से आंसर क्या है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में। सी जो आंसर इसका ऐसा आएगा, इसका आंसर होगा बी, लेकिन ये कैसे होगा? ये कह रहा है इन्फ्लेशनरी गैप की, तो इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है वो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के जो गैप होते हैं उसको नापता है। कैसे? जो रियल जीडीपी होता है वो इन्फ्लेशन को भी दिमाग में रखता है, जबकि पोटेंशियल जीडीपी जो होता है वो इन्फ्लेशन को दिमाग में नहीं रखता है। और पोटेंशियल जीडीपी वो होता है जो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जीडीपी हो सकता है। जैसे अज्यूम करो कि इंडिया जो है लगातार 10% ग्रोथ रेट अचीव करेगा, लेकिन कब? जब पूरा इंडिया काम करेगा। सिंपल सी बात है, सब घर के सब लोग कमाएंगे, आपके घर के सब लोग कमाएंगे तो पोटेंशियल फुली यूटिलाइज्ड होगी। 4 आदमी आपके घर में हैं, 2 लोग कामचोर हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा जो पोटेंशियल है उसका यूज नहीं हो रहा है। अगर चारों काम करेंगे तो फुल पोटेंशियल यूज होगा, तो जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। देन आंसर विल बी बी, राइट। किसका किसका सही आया?
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नैरो मनी. सी, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मेजरमेंट ऑफ मनी, M1, M2, M3. तो जो M1 होता है उसको नैरो मनी कहते हैं. M1 इज इक्वल टू नैरो मनी. इसके लिए फंक्शंस ऑफ मनी आप पढ़ लेना एनसीईआरटी वगैरह में, वहां पर उसको मिल जाएगा. M1 में क्या होता है, CU प्लस DD प्लस OD. अब यही यहां पर फुल फॉर्म लिखा है. CU का मतलब होता है करेंसी, DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, और OD का मतलब होता है नेट टाइम डिपॉजिट नहीं होगा, 4 नहीं होगा. एक बात ध्यान रखें, टाइम डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट. तो 1 2 के साथ ऑप्शन ढूंढो. ये यहाँ पर 1 नहीं है, 1 2 3 1 2 3 4. ठीक है, 4 नहीं है. देखो कितना आसान है, 4 कट किया और आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ गया. आंसर इज ए. कुछ स्मार्ट वर्क भी करने का आप सीखो. कैसे, ये जो टाइम डिपॉजिट है ये M2 और M3 में आता है. M2 और M3 में आता है. तो M2 और M3 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. M3 जो होता है उसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं, और ब्रॉड मनी में टाइम डिपॉजिट भी होता है. इसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा बुक में. सो आंसर इज 1 2 एंड 3. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन लीड टू डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन. कॉमन सेंस. आप सोचो, आप मोटे हो गए हो. अगर आप मोटे हो गए यानी कि आप इन्फ्लेट हो गए हो. अब आप पतले कैसे हो गए, जॉगिंग करके, डाइटिंग करके, नींबू पानी पी के, लिपोसक्शन करा के आपने चर्बी को निकलवा लिया किसी भी तरीके से. तो हम पतले होने के लिए इतना काम करते हैं. अब इन्फ्लेशन पे अप्लाई करते हैं. इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मार्केट में मनी ज़्यादा हो जाता है. अगर मनी ज़्यादा है यानी चर्बी ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा तो चर्बी निकाला, मनी ज़्यादा तो मनी निकाल लो. एक तरीका हो गया. दूसरा, प्राइस. इन्फ्लेशन में प्राइस हाई हो जाता है, तो प्राइस कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई बढ़ा सकते हैं, टैक्स को घटा सकते हैं. चलो एक एक करके देखते हैं कि चारों ऑप्शन में कैसे इकोनॉमी पतली होगी. इंसान पतला होने के लिए जॉगिंग करता है, इन्फ्लेशन खत्म करने के लिए इकोनॉमी भी जॉगिंग करेगी. तो देखते हैं जॉगिंग में वो कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है. लेट्स सी. रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही. अगर सरकार अपना खर्चा कम कर देगी, देखो अगर सरकार खर्च करेगी तो मार्केट में पैसा जाएगा, और इन्फ्लेशन में ऑलरेडी मार्केट में पैसा है तो इंक्रीज हो जाएगा. तो रिड्यूस करेंगे यानी कि वो खर्चा कम करेगी. 1 इज राइट. इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस. देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सपोज योर इनकम इज 100, योर इनकम टैक्स जो होता है डायरेक्ट टैक्स है 10%, योर सेविंग इज 90. अब वो कह रहा है इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स. इनकम आपकी 100 रुपया, ये डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया तो आपके पास पैसा कम हो गया, तो आप मार्केट में लिक्विडिटी कम डालोगे. 2 इज सही. अब रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, चलो उसको भी देखते हैं. सपोज दिस इज फैन एंड द प्राइस ऑफ द फैन इज 100 रुपीज, GST इज 18%, तो टोटल प्राइस हो गया 118 रुपया. अब डिक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, GST इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इतना तो आपको मालूम है, कॉमन सेंस है, आपने पढ़ा ही होगा. अब इसको डिक्रीज कर दिया, सपोज 10% कर दिया, तो अब इसका प्राइस कितना हो गया, 110 हो गया. तो महंगा से सस्ता कर दिया, कैसे, टैक्स को कम करके. ये भी सही है. तो 1 2 एंड 3 आंसर इज डी. कॉमन, एकदम इजी है. यूपीएससी जो है वो सबसे आसान एग्जाम है पास करने के लिए. आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचना है, आपको जो सोचना है कॉमन आदमी की तरह सोचना है. हमने क्या सोचा, मोटा हो गया पतला होना है, इन्फ्लेशन यानी मोटा हो गया पतला होना है. अब मैंने पतले होने के लिए सारे एक्सरसाइज दिखाए, तो पूछा कि क्या ये तीनों एक्सरसाइज पॉसिबल है, फिजिबल है. यस, तीनों एक्सरसाइज सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. यही से आंसर बन गया हमारा. सब्जी मार्केट में क्या मिलेगा, सब्जी. चिकन मार्केट में क्या मिलेगा, चिकन, राइट. शेयर मार्केट में क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा. मिलेगा या नहीं मिलेगा.
साड़ी के मार्केट में क्या मिलेगा, साड़ी मिलेगा, जीन्स के मार्केट में जीन्स मिलेगा। अब जीन्स के मार्केट में आप साड़ी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, यानी कि शेयर मार्केट में शेयर मिलेगा, तो मनी मार्केट में क्या मिलेगा, मनी। मनी मार्केट में क्या मिलेगा, मनी। अब मनी कैसे मिलेगा, आपको पैसे की जरूरत है, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, घर बेचोगे तो पैसा मिलेगा, वाइफ का सोना गिरवी रखोगे तो पैसा मिलेगा। गिरवी का मतलब होता है आप मॉर्टगेज करोगे, कार है, कार को बेच दोगे पैसा मिलेगा। तो कितने तरीके से आपके पास पैसे आ रहे हैं वो हमें चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं, क्या ट्रेजरी बिल से मार्केट में पैसा आता है। यस, गवर्नमेंट जो होता है ट्रेजरी बिल को बेचती है, ट्रेजरी बिल को बेचती है तो गवर्नमेंट डिस्काउंट रेट पर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और गवर्नमेंट मार्केट में पैसा डालती है, यानी कि वन इज राइट। हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमको एक सर्टिफिकेट देता है, कहता है कि 10 साल के लिए आप इतना पैसा जमा करोगे तो 10 साल के बाद इतना मिलेगा। ऐसी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल सब जमा करते हैं, तो उसे भी पैसा मिलता है। जब कोई कंपनी जैसे रिलायंस है, टाटा है, वो पैसा लेने के लिए अपने कंपनी का कागज गिरवी रखती है तो उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल पेपर, तो उससे भी पैसा आ रहा है तो उससे भी पैसा आएगा, यानी 1 2 3 ऑल डी इज आंसर। बस इतना ध्यान रखो आप कि पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। कॉमर्शियल पेपर कंपनियों के द्वारा जमा किए थे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैंने आपको बताया, फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो होते हैं उनके थ्रू ये काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज सॉल्यूशंस। इसका एनपीए का सॉल्यूशन, एनपीए का सॉल्यूशन। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको बीमारी है, आपको एड्स है, आपको सर्दी है, आपको कोविड है, तो आप उस हिसाब से अपना काम करोगे ना। अगर आपको पता चल जाए एड्स है तो आप क्या करोगे, इम्यूनिटी बूस्टर लोगे, कोविड है इम्यूनिटी बूस्टर लोगे, अब सर्दी होगा तो एड्स की दवाई तो खाओगे नहीं, राइट। पुलिस वाला अगर आपके घर आया, बोला कि आप चोरी किए हो, तो सिंपल सी बात है आप वकील के पास जाओगे ना, क्योंकि वही उसकी दवाई रखा है और किसी के पास दवाई है ही नहीं। तो जो प्रॉब्लम होती है ना उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब एनपीए है क्या, इसको आसानी से समझो। आपने अपने दोस्त को पैसा दिया, आपके दोस्त ने बोला कि मैं तेरे को 10 दिन के बाद उसको वापस करूंगा। से फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन 10 रुपीज़, उसने बोला मैं 11 वापस कर दूंगा। 11 तो छोड़ दो, वो खुद ही भाग गया, तो आपका पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो अगली बार आप क्या करोगे, ऐसे लोगों से बचोगे, या आप कहोगे कि भाई एक काम कर, तेरे को मैं पैसा तो दे दूंगा, तेरी गाड़ी का चाबी मुझे दे दे, तेरे घर का चाबी मुझे दे दे, राइट। इस टाइप के कुछ हम करेंगे। तो ऐसी जब बैंक का पैसा डूबता है तो बैंक क्या क्या एक्शन लेगा, सो दैट कि बैंक का दोबारा एनपीए ना बढ़े। चलो चेक करते हैं। डिस्टेंसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिल्कुल मोदी जी जो है उनको बैंक से दूर रखो, मोदी जी को, गवर्नमेंट को बैंक से दूर रखो, नहीं तो क्या होगा, मोदी जी अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा लेंगे और मार्केट में सरकार के पास से जब पैसा जाता है तो आने का कोई चांस नहीं होता है। सिंपल सी बात है, आंसर 1 इज राइट। डिलेइंग एनपीए रिकॉग्निशन, एक सोचो, मेरा दोस्त जो 10 रुपया मुझसे लिया था और हमारा एक कॉमन दोस्त था, वो मुझे बार बार बोल रहा था कि ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, मैं डिले कर रहा था, चलो देखते हैं, अरे नहीं भागेगा, अरे नहीं भागेगा, लेकिन वो भाग गया। तो ये गलती मेरी है, यानी कि इससे एनपीए बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसका मतलब घटाने की बात है तो 2 रॉन्ग है। अब देखो 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 कट कर दो, राइट। अब थर्ड पे आओ, एन एफिशिएंट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, नेचुरल है, ये एक लॉ है। इंसॉल्वेंसी लॉ लाएंगे तो भाई अगर कोई भागता है तो उसको पैसा कैसे रिकवर करेंगे, वो लॉ लाना जरूरी है। तो 3 इज राइट। टारगेट बेस्ड लेंडिंग, हमेशा ध्यान रखना बैंकिंग सेक्टर में टारगेट बेस्ड कोई भी काम नहीं होता। अगर हम टारगेट बेस्ड करते हैं तो टारगेट अचीव करने के बाद है ना, अब मैं आपको कहूँ कि आप 10 किलोमीटर भागो तो 10 किलोमीटर अचीव करने के बाद आप बैठ जाओगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप भागते रहो
और जब तक थकोगे नहीं तब तक मैं आपको सिलेक्शन नहीं दूंगा। तो आपको जब टारगेट नहीं होगा तो आप भागोगे। तो बैंक के पास भी ऐसा होता है कि वो टारगेट बेस्ड काम नहीं करते, उनको वो सीधा हमेशा हर कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, हर कंपनी आगे बढ़ना चाहती है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 भी गलत है। तो 1 and 3 कहाँ है? बी ऑप्शन, राइट। जिसका जिसका भी सही है, क्लैप फॉर योरसेल्फ। Next number is 79. Which of the following can cause Indian rupee to appreciate a market determined exchange rate system? आपकी इज्जत बढ़ाने की बात हो रही है। एक लड़का मेरे पास आया, बोला सर मेरी मार्केट में कोई इज्जत ही नहीं है। तो मैंने उसको क्या बोला, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे से बाल बनाओ और अच्छे से बात करो, अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, गंदी जगह पर मत खड़े रहो, तो क्या होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। अब यहाँ पर किसकी इज्जत बढ़ाने की बात की जा रही? इंडियन रुपी की इज्जत बढ़ाने की बात की जा रही है। इंडियन रुपी की इज्जत बढ़ाने की बात की जा रही है। इंसान की इज्जत तभी बढ़ती है जब उसके पास पैसा होता है। और यही नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है, एक्सचेंज रेट मार्केट की बात कर रहा है। अब आप सोचो कि मार्केट में इंडिया की रुपये की वैल्यू कब बढ़ेगी। अगर मैं कहूँ कि $1 के बदले 100 रुपया मिल रहा है तो इस तो वैल्यू खराब हो गई, हमारी इज्जत ही नहीं है कुछ। अगर मैं कहता हूँ $1 के बराबर 1 रुपया है तो हमारी इज्जत बहुत है, यानी कि वी आर इक्वल टू $। अदरवाइज हम नीचे हैं, अदरवाइज हम नीचे हैं। तो हमें अपनी इज्जत को बढ़ाना है। अब इज्जत बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। इंक्रीज इन रेमिटेंस। देखो जेब में, कहते हैं ना, जेब में जब पैसा नहीं होता है ना तो पूरी दुनिया में ना हर आदमी आपको भिखारी समझता है। तो इंडिया के पास जब फॉरेन करेंसी नहीं होगा ना तो सबको क्या लगेगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे इसकी कोई रेपो नहीं है, राइट। और रेपो नहीं होगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज इन रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा टू देयर फैमिलीज इन इंडिया। अब मेरा एक आदमी है, मेरा एक भाई है, वो दुबई में रहता है, मेरा एक और भाई है वो अमेरिका में रहता है। अगर अमेरिका से इंडिया में पैसा आएगा, डॉलर लगातार इंडिया में फ्लो होगा, तो जैसे जैसे इंडिया में डॉलर आएगा इंडिया की रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डॉलर हमारे पास आएगा, दूसरे कंट्री की करेंसी अगर आपके पास होगी तो सिंपल सी बात है वो कंट्री आपसे डरेगा। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा डॉलर किसके पास है? स्टॉक चाइना के पास है। इसीलिए अमेरिका चाह कर भी चाइना से पंगा नहीं लेता। सेम केस है, यानी कि आंसर ए होगा राइट। बाकी हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक लड़की से शादी करनी है और आपको पहली लड़की दिखाई गई, वही सब पसंद आ गई, दैट्स इट, दूसरे पर जाने का नहीं तो कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट 100, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द ईस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईस्टर्न कोस्ट ये है आपका इंडिया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। कोस्ट की बात कर रहा तो ये वाला लाइन, कॉमन सेंस देखो क्या कह रहा है, ईस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब है यहाँ कलकत्ता से शुरू होकर तमिलनाडु, भाई यही है, कलकत्ता से तो स्टार्ट होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। थर्ड कहाँ कहाँ है? यहाँ नहीं है। अब दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट इज इट इज फर्स्ट कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया। हाँ, आज तक हमने बहुत सारे अलग अलग कॉरिडोर देखे थे, क्वाड्रिलेटरल देखा था, ये देखा था, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखा होगा, दिल्ली कलकत्ता देखा होगा, लेकिन कोस्टल कॉरिडोर पहली बार देखा है। तो ये भी सही है, 1 भी सही है, 3 भी सही है। इट इज फंडेड बाय ना, इसका फंडिंग होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB से होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो 2 ऑप्शन इज रॉन्ग, आंसर इज 1 and 3। आई होप सो दैट कि जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर डाउट्स नहीं भी क्लियर होते हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ and try to study specific words and specific things. Don't try to mug up, try to concentrate on the concepts. अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो यू कैन ईजिली डू द थिंग्स। इन्फ्लेशन के लिए हम क्या है, मोटे हो गए, अगर हम मोटे हो गए तो हम कैसे पतले होंगे। इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी में आप कितनी चीज़ें रटोगे, हिस्ट्री इतना वास्ट है कि उसको रटते रटते थक जाओगे। तो फ्रेंड्स अभी तो मैं यहाँ एंड करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।